नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। त्रिपुरा के बाद जो दो और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और नागालैंड, वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागालैंड पहुंचे, वहां पर और साथ ही मेघालय पहुंचे, वहां पर रैली को संबोधित किया, लोगों से संपर्क साधा। साथ ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज पूर्वोत्तर की जमीन से कांग्रेसियों को खरी खरी भी सुनाई है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कहा जाता है, नारे लगाए जाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन आप सोचिए देश की जनता मोदी के लिए कहता है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। अब ऐसे में पूर्वोत्तर की जमीन, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव, त्रिपुरा में इलेक्शंस हो गए हैं, 2 राज्यों में होने हैं इसी महीने, और साथ ही अगले साल 2024 में विधानसभा चुनाव और 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन, जहां पर कांग्रेस 2024 के लिए मंथन कर रही है। साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंथन कर रही है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस अधिवेशन में पहुंचे हैं रायपुर। अब ऐसे में आप देखिए राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजें एक एक करके देश के इस वक्त पटल पर बहुत सारी चीजें चल रही है। आपने कल देखा होगा दोपहर के बाद कैसे पवन खेड़ा इसी अधिवेशन में जाने के लिए इंडिगो की एयरलाइन का इस्तेमाल करके वो जा रहे थे रायपुर। अचानक से प्लेन को रोका गया, उन्हें उतारा गया। उसके बाद वहां जितने भी लोग थे, उनके कांग्रेस के समर्थक जो उनके साथ जा रहे थे, वो वहीं बैठ गए जहां पर प्लेन लगी हुई थी, और साथ ही वहीं से नारेबाजी करने लगे। और साथ ही कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने वो शब्द भी आज दोहराए हैं और साथ ही कहा है कि आप हमें कह लीजिए जो भी कहना है, लेकिन जनता कमल के ही साथ है। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है, साथ ही मेघालय में हुंकार भरा, और साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों से भी ये कहा है कि नागालैंड यानी कि पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय, पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा में इलेक्शन होगा, इन तमाम जगहों पर बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर के जमीन पर आई है और वहां के लोगों का विकास चाहती है। साथ ही कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे और तमाम मुद्दों को आपको समझाएंगे कैसे एक एक करके एक एक चीज एक एक दूसरे से मिल रही है, इंटरलिंक है, और कैसे ये सब जाके 2024 के एक बड़े गोल के तरफ इशारा करती है, उस पर भी हम जाएंगे। छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट में आगे। मोदी के साथ 25 साल जिताए थे, अभी भी जिताएंगे। 27 मार्च को मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी जी जान से जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, ताकि फाइनल मुकाबले के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की कमान संभालते हुए मेघालय और नागालैंड का दौरा किया। मेघालय की शिलांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश का कोना कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वहीं इससे पहले नागालैंड में भी पीएम मोदी ने जनता के बीच जाकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है
मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। मेघालय के शिलांग में जनसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और जनता के बीच जाकर रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जिस तरह के समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 23 के सहारे ही 24 का चक्रव्यूह बनाया जाएगा। ऐसे में चुनावी युद्ध में कितने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होगा, पीएम का मंत्र काम आएगा या विपक्ष का लामबंद, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। नागालैंड तो चुनावी बिसात वहां बिछी हुई है, तमाम चीजें चल रही हैं, रैलियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आज वाली घटना से सीधे सीधे जुड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की जमीन पे खरी खरी कांग्रेसियों को सुनाया है। अधिवेशन भी चल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ मतलब अचानक से आप देखिए, पूरा जो पिक्चर होगी आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर होगी कि इधर राजनीतिक चीजें चल रही हैं, इधर सियासत वाली चीजें चल रही हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नागालैंड भी पहली बार टीएमसी तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, वहां कैसे हालात हैं, साथ ही नेशनली राष्ट्रीय बीजेपी जिस तरीके से कल तमाम कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, प्रधानमंत्री के लिए ये कह दिया कि आपके कब्र खुदेंगे। तो बहुत सारी बातें इस पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं। यासिर जिलानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ। स्वागत है आपका। हंसते मुस्कुराते एकदम अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आप, बड़े बहुत खुश लग रहे हैं आप। नागालैंड में जीत हो रही है क्या? संजय सरकार, नेता टीएमसी के कोलकाता के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। रत्नेश मिश्रा, नेता कांग्रेस के, नमस्ते रत्नेश जी, अच्छे होंगे आप। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में, प्रखर वक्ता हमारे साथ, नमस्ते आपको भी, नमस्कार। और सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत अच्छा बोलते हैं सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत अभिवादन आपका। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल मेरा यासिर जिलानी से, प्रवक्ता बीजेपी के। आज नागालैंड की धरती से प्रधानमंत्री ने खरी खरी सुनाई है। एक तो पूर्वोत्तर में चुनाव, नागालैंड और मेघालय में दो राज्य हैं जहां पर बीजेपी वहां से लड़ने जा रही है और साथ ही सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है वो कल की हुई घटना की तरफ इशारा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन मैं कहता हूं जनता मेरे साथ है और जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। बताइए। देखिए, कल की जो घटना है जिसको लेके विपक्ष बेवजह उसमें हंगामा खड़ा कर रहा था, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो 70 सालों में 55-56 साल एक परिवार को सत्ता देती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को समझने की जरूरत है। एक वो बेहद साधारण परिवार से आते हैं जिनके दिवंगत पिता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी गई। वो दिवंगत पिता बहुत संघर्षशील रहे, एक स्टेशन पे चाय की टपरी में चाय की दुकान चला के अपनी जीवन यापन का वो पूरी व्यवस्था चलाते थे। प्रधानमंत्री जी की माता जी, आदरणीय माता जी, दूसरे के घरों में बर्तन मांजा करती थी। ये भारत के जो सत्ता पे 60 साल काबिज रहे जो लोग हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये गरीब का बेटा हिंदुस्तान की सत्ता में इस वक्त है और हिंदुस्तान
को चला रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, जिनका नाम दामोदर दास मोदी है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक गरीब का बेटा इस तरीके से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, चाहे वो मध्य भारत के राज्य हों, उत्तर भारत के राज्य हों, कश्मीर हो और साउथ के राज्य हों, सुदूर से सुदूर इलाके में आज भारत ने अपनी वो पहचान खड़ी करी है कि दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। आज सड़कों की जाल पूरे भारत में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो दिख रहा है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरीके से सड़कों से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अगर कहा कि हर नल में जल भेजेंगे तो हर नल को जल दिया। सुदूर से सुदूर, चाहे वो हिमाचल के गांव हो, उत्तराखंड के गांव हो, कुन्नूर हो, केरला का हो, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल हो, सिक्किम हो। ठीक है, लेकिन एक सवाल आपने अपनी बात क्लियर कर दी है, और भी मेहमान है, मैं आपके पास आऊंगी। एक सवाल लेकिन जो नागालैंड को लेकर के है वो ये है, क्योंकि कहा नहीं जाता, मतलब पूरा का पूरा जो नागालैंड है वो ईसाई बाहुल्य पूरा का पूरा राज्य है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस वक्त जो पूरा सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनका विश्वास जीतना चाहती है कि हमारी जो हिंदुत्व वाली छवि है उससे एक तो वहाँ की जनता डर रही है, लेकिन बीजेपी अपने तरफ से ईसाई जितने क्रिश्चियन लोग हैं उनको अपने फेवर में करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा टीएमसी के कई लोगों ने कहा है, क्योंकि टीएमसी भी वहां से लड़ रही है। मैं आपको बता दूं, मैं उस इलाके को बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में संगठन के दृष्टिकोण से बड़े लंबे समय तक काम किया हो। चाहे वो शिलोंग हो, तुरा हो, गारो हिल्स का इलाका हो मेघालय में, चाहे वो नागालैंड में कोहिमा हो, थोड़ा जल्दी, क्योंकि 3-4 मेहमान है, थोड़ा जल्दी से अपनी बात। बिल्कुल। मैं उस इलाके को, देखिए उस इलाके में जो बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो एटीएम मशीन बना के अब तक कांग्रेस की जो सरकार थी सेंट्रल में, और जो भी मिलजुल के सरकार चला रहे थे, वो एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनका जो पैसा है, आप यकीन करेंगे, आज से 8-9 साल पहले या आज से 6-7 साल पहले आप मेघालय और गुवाहाटी से जाने में आपको 12-12, 15-15 घंटे लगते थे। आज आप शिलोंग अगर गुवाहाटी से जाना चाहें बाय रोड तो 4 से 5 घंटे में पहुंच नहीं, वहाँ लड़ाई इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई है। विकास वर्सेस अस्तित्व की लड़ाई है नागालैंड में। जिलानी साहब, वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ठीक है, अगर बीजेपी जीत कर आती है तो वो विकास तो करेगी, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है, हम जिस मिट्टी से, हम जिस कल्चर से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा चला जाएगा, हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं आती हूँ, इसका जवाब लूंगी। एक और भी मेहमान है, मैं एकदम जिलानी जी आपके पास आती हूँ। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता, और साथ ही पहला सवाल मेरा जो जिलानी साहब से था वो आपसे भी है कि कल जिस तरीके से पवन खेड़ा को पकड़ा गया, उसकी भर्त्सना पूरे देश भर में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि जिस तरीके से आपके जितने कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग थे वो वहीं पर पिच पर, जहां प्लेन लगी हुई थी, जहां लोग, कई बार आप गए होंगे तो वहां सीढ़ियों से हम प्लेन के अंदर जाते हैं, वहीं बैठ गए। प्रधानमंत्री के बारे में कई अपशब्द कहे गए, नारे लगे, जिस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप हमारे लिए कह तो रहे हैं मोदी तेरा कब्र खुर्देगा, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। क्या कहेंगे इससे? तो जो जनाधार है प्रधानमंत्री की तरफ, पूरा का पूरा जो रुझान उनकी तरफ चला जाएगा बीजेपी की तरफ। देखिए प्रीति जी, मैं माननीय का बड़ा सम्मान कर, और माननीय प्रधान जिन शब्दों को लेकर बोल रहे थे, हाँ, इन शब्दों को लेकर प्रधानमंत्री को पहले स्वयं एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हिमाचल में पुकारा। हाँ, उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर सदन में गलत टिप्पणी की। उन्होंने 50 लाख की गर्लफ्रेंड शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कांग्रेस की विधवा शब्द का प्रयोग किया। क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जेब देता है प्रीति जी? तो प्रधानमंत्री जी ने ही शुरुआत की ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की, और प्रधानमंत्री जी ने ही भारतीय राजनीति की जो गरिमा थी उसको गिराया। हमने कहा कि वहां पर जो हमारे रणदीप सुरजेवाला जी उपस्थित थे, वो उस समय धरने पर बैठे हुए थे। जैसे ही ये नारा लगा, उन्होंने तुरंत
रोका और कहा आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारे लिए प्रधानमंत्री जी उतने महत्वपूर्ण है जितने पूर्व के प्रधानमंत्री भी, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत तौर पे रोकने वाली वीडियो लेकिन सामने नहीं आई। अगर आपकी पार्टी की तरफ से भी लोग जिस तरीके से, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट पे सबसे पहले वो एयरपोर्ट पे कांग्रेस के लोग ही थे, कोई दूसरे लोग थे नहीं, तो अगर रोकने वाली वीडियो होती तो वो भी सामने आती। अगर आपके पास है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ टीएमसी के नेता भी हैं रत्नेश जी। बोला गया, प्रीति जी मेरी बात कर, बोलिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी से। हाँ, तुरंत रणदीप सुरजेवाला जी ने टोका कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सदन में लोग कितना भी लीजिए, मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर ये चीजें हैं ना, इस तरह की नफरती भावना आप दिखा तो रहे, हम सद्भावना की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो तो मुंह पे आ ही जाता है ना, जबान पे, उसको कितना रोक लीजिएगा आप। टीएमसी के नेता संजय सरकार, मैं रत्नेश जी मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। संजय सरकार इस वक्त आज नागालैंड में इस बार टीएमसी लड़ने जा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया, वहां अभिषेक बनर्जी नजर आए। ममता बनर्जी ने लगातार भाजपा को लेकर के कई बड़े और विवादित टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर बीजेपी आ गई तो जितने ईसाई लोग हैं यहाँ उनका नामो निशान नहीं रहेगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा जितने भी चर्च हैं। और साथ ही बीजेपी जो हिंदुत्व वाली छवि को लेकर के इतनी प्रसिद्ध है, वो कहीं ना कहीं पूरे नागालैंड के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करेगी। संजय सरकार बात बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन देखिए जैसे ग्राहम स्टैन को हत्याकारी कौन है? प्रताप सारंगी को किसको मंत्री बनाया गया है? बनाया गया तो नहीं, जब एनडीए को सरकार बनाए थे। रह गया जिलानी जी को जवाब। नरेंद्र मोदी जी को समय में हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन हुआ। कैसे रोशन हुआ? हंगार में 107, करप्शन में 85 प्लेस। मैं आपको बता जा रहा हूँ। और रह गया है जो अभी बोल रहे हैं ना, गुवाहाटी, शिलांग से गुवाहाटी में 2009 में गए थे, जून महीना में। मेरे जब बच्ची को छुट्टी पड़ता है 5 घंटे में हम पहुंच गए थे गुवाहाटी में। तब तो आपको सरकार नहीं थे वहां पर। आपको सरकार वहां पर थे के नहीं थे? झूठ मत बोलिए, टेलीविजन में सब जाते आते रहता है। आप मूर्ख आदमी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है। और रह गया सबसे बड़ा अदानी के लेके जितना लूट हो। संजय जी टॉपिक पे आज मेघालय प्रधानमंत्री, प्लीज टॉपिक पे बात कीजिए, ताकि ना हम लोग मतलब इधर उधर की बातें ना करें। टॉपिक पे बात कीजिए प्लीज। एटीएम के बाद बोला कि नहीं मोदी जी? एटीएम के बाद मोदी जी बोला कि नहीं है? एटीएम किसने यूज कर लिया? एटीएम तो यूज कर लिया अदानी ने। 29,80,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर कभी भी फरार हो सकते हैं। और अभी जो वर्ल्ड के तीसरे धनी व्यक्ति थे, वो टैक्स देने में देश में मेरे 10 नंबर में भी उसको नाम नहीं है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने नागालैंड से ये कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो नारे लगे हैं कि मोदी तेरा एक सेकंड जिलानी जी, एक सेकंड, कि मोदी तेरा कब खोदेगा। आपको नहीं लगता संजय सरकार, आपको नहीं लगता कि कहीं मेघालय में जो सिंपैथी वोट है वो भाजपा की तरफ चली जाएगी? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो भी विकास की राह देख रहे हैं कि हमारे राज्य में भी विकास होगा। क्योंकि आप नागालैंड को देख लीजिए, जितना विकास होना था नागालैंड का, आज के डेट में नागालैंड में उतना विकास हुआ नहीं है। मैं एक चीज, नेपीडियो जो है उसको सरकार जा रहे हैं, कॉन्कार्ड संगपाव का सरकार जा रहा है, विप्लव शाह का सरकार जा रहा है, तीनों का हाईटेक का सरकार। आपको हारने का हाईटेक का देखने के लिए आपको मौका मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख लीजिए। हम आपको बोल रहे हैं त्रिपुरा में कोई भी जुड़ूंगा। मैं संजय सरकार को बता रहा हूँ, इनके तीनों स्टेट में खाता नहीं खुल रहा है। टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा है, ये कुछ भी चिल्ला ले, टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा है। ठीक है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी टू मच करप्शन, टीएमसी का मतलब ही सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। नहीं, सवाल मेरा है कि कब्र खुदेगी वर्सेस कमल खिलेगा, दोनों में से जीत किसकी होगी? कब्र खुदेगी वर्सेस कमल जीतेगा, ये दो बड़े बड़े शब्द हैं, दोनों ही वर्सेस में है। कब्र खुदेगी और कमल जीतेगा, क्या होगा बताइए? प्रीति, अपनी बात की आगाज जो है वो एक मैं अशार से कर देता हूँ। वो ये है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
देखिए क्या है, काफी वक्त से मैं देख रहा हूँ जो अभी यहाँ पे कांग्रेस के लोग बात कर रहे थे। तो मुशायरा है क्या? मुशायरा है क्या? बताइए, वो जिलानी साहब पूछ रहे हैं। मुशायरे का प्रोग्राम तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कभी कभार, बहुत अच्छे अशार पढ़ते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे यासिर भाई आप अपने टर्म पे बोल लीजिए, इजाजत दे दीजिए मेरी है, वरना कल को आप मेरे खिलाफ भी एफआईआर करवा देंगे। अरे कवियों के ऊपर, लोकगीतकारों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अब हम कोई शेर सुनाएंगे तो हमारे खिलाफ भी क्या एफआईआर कर देंगे? अरे मालिक कुछ ना करिए, बोलने दीजिए, जनता की आवाज को सुन लीजिए मालिक। आप सत्ता में हैं, क्या करेंगे? एफआईआर कर देंगे, काहे डरा रहे हैं? अरे मत डराइए साहब, सच सुन लीजिए महाराज, मत डराइए, आप सत्ता में यहाँ पर डरा देंगे लोगों को, आप जनता की आवाज नहीं सुनेंगे। अरे किसानों की आवाज जैसे दबा दी थी वैसे दबा देंगे। अरे बुलडोजर चलवा देंगे, क्या करेंगे मालिक? अरे बुलडोजर ना चलवाइएगा साहब, बुलडोजर ना चलवाइएगा। अरे बहुत डर लग रहा है बुलडोजर से आम जनता को। मत करिए। सही जवाब को अपनी बात पूरी कर दीजिए, बात थोड़ी पूरी, थोड़ा सा मतलब कवियों का सम्मान करा करिए, अशारों का, आलोचनाओं का सम्मान करा करिए। प्लीज कंटिन्यू। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आलोचनाओं का सम्मान होता है। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज बोलिए। देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पवन खेड़ा साहब के ऊपर कार्रवाई करी, ठीक है, संवैधानिक तौर पे आपको कोई बात बुरी लगी, आपने कार्रवाई करी है। जिसकी भी कोई बात बुरी लगती है, आपको संविधान ने हक दिया है, आप उस पर कार्रवाई करते हैं, बात हटा दीजिए। पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है साहब। यासिर साहब कब होगी जेपीसी अडानी साहब के खिलाफ में? कब होगी? बोलिए, क्यों टॉपिक पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, चल रही है। मुझे ये बताइए प्रीति, टॉपिक पे रहिए ना। अरे यासिर भाई मुझे ये बताइए, राहुल गांधी साहब ने जो सदन के अंदर वाक्य यूज करे थे उसको स्पंज क्यों करा गया? बताइए ना। अगर विपक्ष डिमांड कर रहा है जेपीसी की, हम जेपीसी से नहीं पीछे हटेंगे। अगर विपक्ष ये डिमांड कर रहा है कि जेपीसी, ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इतने 56 इंच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीना है, प्रधानमंत्री जी बड़े जो है फेमस है, आप जेपीसी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं जेपीसी से पीछे हटने वाला, मैं जेपीसी से पीछे नहीं हटने वाला। यासिर भाई प्लीज जवाब क्या करिए, मेरे आप अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं साहब, प्लीज। हमारे साथ सर्वेश पाठक भी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप सर्वेश्वर जी, इस वक्त का मतलब है अभी जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य इस साल 2023 में जिस तरीके से बदल रहे हैं, एक एक करके आप चीजों को रिलेट कीजिए। कांग्रेस, बीजेपी, तमाम राज्यों में चुनाव और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव, इन सब को आप किस दिशा में देखते हैं? देखिए ये जो 2023 में अगर जम्मू कश्मीर को भी मिला दे तो 9 या 10 राज्यों का चुनाव टोटल होगा, और इसमें कांग्रेस के जो 2 राज्य महत्वपूर्ण है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे उनकी पूरी साख लगी पड़ी है। क्योंकि अगर बड़े राज्य देखा जाए जहां पे कांग्रेस को सत्ता मिल रखी है, तो वो अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान बचा पड़ा है। और वहां पे और ऐसे शब्दों का प्रयोग, चाहे आप देख लीजिए, या 2024 के लिए कांग्रेस की तैयारी, आज वो रायपुर में मिल रहे हैं, अपना अधिवेशन कर रहे हैं, वही 2024 की तैयारी करने के लिए। लेकिन जब जब कांग्रेस पार्टी ने गलत और अपशब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, तब तक ये फायदा बीजेपी को पहुंचा है। और पवन खेड़ा जी पहली बार ऐसा नहीं बोले हैं, वो सीरियस ऑफेंडर है। उन्होंने 16 मार्च 2019 को क्या बोला था कि मोदी मतलब ओसामा, ISIS, याद है कि नहीं? एक टीवी बहस के दौरान बोला था। तो पवन खेड़ा जी का ये चरित्र रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। रही बात कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो, आपको पता है कि जब भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो बीजेपी को उससे फायदा मिलता है। तो क्या आप खुद ही कांग्रेस पार्टी की कब्र खोद रहे हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके? देखिए सरकार साहब, आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, डिबेट की मर्यादा को बनाए रखे, नहीं तो अभी डिबेट बहुत समय तक चलेगा। जब आपको समय मिलेगा मैं भी नहीं बोलने दूंगा। ये हिटलरबाजी बंद करिए,
वो ममता बनर्जी जी के साथ जाके करिए, यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे ममता बनर्जी अपने राज्य में महिलाओं का रेप करवाती है चुनाव जीतने के बाद, और फिर कुछ नहीं होता है, और बात करती है और क्या होता है। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने अपने राज्य की महिलाओं का रेप करवाया अपने गुंडों के द्वारा। सर्वेश्वर जी, कोई पार्टी चुनाव जीतती है, प्रीति, मुझे बहुत घोर आपत्ति है। आप एक महिला कलकत्ता हाईकोर्ट को आना पड़ता है, तब एफआईआर लॉन्च होता है। क्या बहुत संजय सरकार कुछ कह रहे हैं, ठीक है, अगर आपने सवाल किया तो संजय सरकार इसका जवाब दे रहे हैं। नहीं तो हमने सरकार अभी को नहीं अपनी दीजिए। बात पूरी नहीं की, आपने हमें बुलाया क्या करवा दिए? मिनिमम 30 मिनट के ऊपर आप बात कर रहे हैं के लिए पहले आप शांत रहिए, अपने समय में बोला ना अपने समय में है। आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? बोलिए क्या बोल रहे हैं कि एक चुनी हुई चीफ मिनिस्टर क्या करवा रही है? रेप करवाई महिलाओं का उनके गुंडों के द्वारा। उनके गुंडों पे क्या कार्रवाई हुई मुझे बता दीजिए। जब ममता बनर्जी ने बंगाल में इलेक्शन जीता, जिन महिलाओं के साथ रेप किया गया, उस पे ममता बनर्जी की सरकार ने क्या कार्रवाई किया? नेशनल टीवी पे इस तरह की बात है, बयानबाजी विदाउट सबूत, बिना सबूत के किसी भी महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह की बातें मत कीजिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, जल्दी जल्दी से उनके पास चलते हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, रत्नेश मिश्रा नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल यासिर जिलानी साहब से, कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा है इस वक्त रायपुर में, 2024 के लिए तैयारी, राहुल गांधी भी आए हुए हैं, सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं, और साथ ही कल का बखेड़ा जो हुआ है वो तो है ही है। देखिए, मुझे लगता है कि अधिवेशन कर रहे हैं, अधिवेशन में उन्हें एक सेशन अपने संस्कार को बदलने के लिए किसी अच्छे धर्म गुरु को बुला के करना चाहिए। हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के धर्म गुरु को बुला के करें तो मुझे लगता है उनके चरित्र में बदलाव आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इतिहास उठा के देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहा था, और मौत के सौदागर जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को बोला। रत्नेश मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नेश मिश्रा कांग्रेस के यासिर भाई, आपको ये भी पता होगा जर्सी गाय किसने कहा था, हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था, कहने वाले कौन साहब थे साहब? पवन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना, मेरे प्राइम मिनिस्टर थे ना। जवाब प्लीज। गजब बात है। प्रीति जी, हाँ। यासिर भाई को बताना चाहिए ना, सबसे ज्यादा धार्मिक गुरुओं का शरण लेने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। अच्छा, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं कि किसी धर्म को लेकर टिप्पणी मत करिए, और इनकी सांसद जो है भोपाल की, वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो ये पहले अपने नेताओं को बताएं वो सेशन धार्मिक गुरुओं का, उसके बाद दूसरे पार्टी के लोगों को बताएं। ठीक है, अधिवेशन में क्या हो रहा है इस बार के अधिवेशन में? कांग्रेस के इस बार के अधिवेशन में क्या हो रहा है? कुछ नया पाठ पढ़ाया जा रहा है क्या कांग्रेस के तमाम लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें देखिए, हमारे अधिवेशन सुन तो लीजिए, हमारे अधिवेशन का वो है, क्या कहते हैं, जो हमने इस बार उसके लिए वक्तव्य दिया है, देश की आवाज को उठाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम चिंतन कर रहे हैं। इस देश में बात होनी चाहिए बेरोजगार, इस देश में बात होनी चाहिए महंगाई की। तो आप भी नहीं कर रहे, ये काम विपक्ष का है, आप कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग कहाँ कर रहे हैं ये काम? ये सवाल उठाने का जो ये सवाल जो आपने बहुत जायज पूछा, मैं कह रही हूँ ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, इसे उठाने का जो काम है, इस सवाल को, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारी चीजों की, लेकिन विपक्ष ये जो काम है, आपको लगता है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कब आप भारत जोड़ो यात्रा आप लोग लेके आए, आपने कहा हम नई राजनीति की नींव रख रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ और। बताइए, इस अधिवेशन में नया क्या होगा? बताइए ना, इस अधिवेशन से कांग्रेस को नया क्या मिलेगा? मैं जवाब दे तो आप सुन लीजिएगा थोड़ा। आपने यासिर भाई को बड़ा लंबा समय दिया था, थोड़ा मुझे भी दीजिएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सांप्रदायिक नीतियों से हटकर सभी समुदायों की बात करनी पड़ी, और प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि अल्पसंख्यकों के प्रति आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके बाद
प्रधानमंत्री जी के अलावा इनके नेताओं को निकलकर जनता के बीच जाना पड़ा। ये लोग केवल आके टीवी पे बोल चले जाते थे, अब जनता के बीच जाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि हमारी ये नीतियां और हमारे ये काम है। तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी ने यह बताया कि जनता से जुड़िए और जनता के मुद्दों को सुनिए, बिना सुने आप उनके लिए काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो एसी कमरों वाले नेता है भारतीय जनता पार्टी के, देश नहीं चल पा रहा। पीसीसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। लेकिन पूरा देश तो ये कहता है, और आपके जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस के, रत्नेश मिश्रा जी, मैं तुरंत आती हूँ, एक सेकंड दीजिए ना मुझे। आपके ही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो ये कहते सुने गए हैं कि प्रधानमंत्री तो दिन रात चुनावी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि एसी वाले घर में रहते हैं, तो या तो वो रहते होंगे एसी वाले घर में, या तो वो अपने काम में लगे रहते होंगे। उनसे तो तमाम मिनिस्टर्स भी परेशान है कि बड़ा काम करवाते हैं ये। कितने काम कर आपके चैनल से मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि विदेशी दौरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी प्लेन में सोते हैं। तो फिर बताइए कि जो होटलों को पेमेंट किया जाता है विदेशों में, वो किस बात के लिए किया जाता है? अगर प्रधानमंत्री जो है वो प्लेन में सो रहा है, डिबेट को दूसरी दिशा की तरफ हम लेके नहीं जाएंगे। संजय सरकार कुछ कह रहे हैं। संजय सरकार नहीं, डिबेट को दूसरी दिशा मत दीजिए, टॉपिक मुद्दे पे बात कीजिए ना। अधिवेशन नागालैंड, प्रधानमंत्री और पवन खेड़ा जी मुद्दा है, आप इन पर बात कीजिए, डिबेट को इधर उधर मत भटकाइए। संजय सरकार, मैं कह रही हूँ कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने विकास की बयार बहाई है कि ममता बनर्जी ये सीना ठोक कर कह रही हैं, मेघालय नागालैंड में, माफ कीजिएगा, नागालैंड में ये कह रही हैं कि हम यहाँ आएंगे, मेघालय में हम आएंगे और साथ ही हम मेघालय को एक नई दिशा देंगे, नया राज्य बनाएंगे, नए राज्य की तरफ एक जो सपना नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखते हैं कि हमारा राज्य ऐसा हो, वो सपना हम साकार करेंगे। कैसे होगा? बंगाल को आप लोग कह रहे थे हम लंदन बना देंगे, कहाँ बना पाए बताइए? मैं खुद बंगाल से हूँ, आपने कितना % लंदन बनाया? देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। मैं कह रही हूँ आपने कितना % लंदन बनाया? आप लोगों ने कहा था ममता बनर्जी जब चुनाव जीत रही थी पहली बार, जब वो आ रही थी, उन्होंने कहा था एयरपोर्ट आमादेर बांग्ला लंदन हो जाबे। मैंने तो आज तक नहीं देखा। खेला हो गया, खेला कर दिया आपके साथ। बोलिए। आई है, जब बंगाल में दीदी आई है तब 2,18,000 करोड़ रुपए का कर्जा सीने में लेके आई है दीदी, ठीक है ना। अब बंगाल में आने के बाद में यहाँ पर बच्चे लोग को कन्याश्री दिया गया है, जो क्लास 5 से लेके 12 क्लास तक जो पढ़ेगी उसको 800 रुपया करके महीना मिलता है, और जब 18 साल का 19-25 हजार रुपया उसको मिलेगा। तो फिर मैं आप तो मेघालय जीत जाएंगे, फिर आप यही कहेंगे कि हमने तो कहा था जी, लेकिन हमारे ऊपर ये हम नहीं कर पाए। फिर आप भरोसा कैसे दिलाइएगा? नहीं, बात भरोसे की है। संजय सरकार जी प्लीज बात मत घुमाइए, बात भरोसे की। आप कैसे वहाँ के लोगों को ममता बनर्जी अपने भरोसे में लेंगी? बंगाल देश के मॉडल भी है, मेडल भी है, ये आपको मानने पड़ेंगे। बेरोजगारी का मॉडल, बेरोजगारी का प्रीति जी बोलिए, 5.01% का बेरोजगारी कर दर है बंगाल में। बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा की बात ही नहीं कर रहे, डबल इंजन की सरकार। सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो हरियाणा में है। माओवादी जैसे बात करते रहता है, और इसको अगर डीएनए देखा जाएंगे, इसको पार्टी का जो कार्यकर्ता एक ही टाइप का होगा, उससे अलग नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जब 2002 में चुनाव लड़े थे तब उसने 82 में उसको बीबी का नाम नहीं लिखा था, शादी नहीं किया था, शादीशुदा नहीं है। गुजरात में जब चुनाव लड़ा था सीएम के लिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा है, नॉलेज की तरफ से बता दे रहा है, बंगाल में जो विकास आज के तारीख में हुआ है वो विकास हिंदुस्तान में कोई कोने में नहीं मिला। आप गाँव का रास्ता में जाएंगे, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसे बैठ के खा सकते हैं खाना। अच्छा रास्ता बना। अरे संजय जी, मेरे ही गाँव में आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा बंगाल के किस कोने में। आप बस रहने दीजिए। अरे संजय जी बस, यासिर जिलानी साहब, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा पूछ लेने दीजिए। यासिर जिलानी जी, मैं कह रही हूँ कि एक हिंदुत्व छवि वाली पार्टी बीजेपी, मेघालय नागालैंड जैसे राज्य में यहाँ बीजेपी को एक हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व छवि वाली पार्टी के तौर पर
देखा जा रहा है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर बीजेपी जीत कर यहाँ स्टैब्लिश होती है हमारे इन राज्यों में, जो कि विकास की बात करती है, तो कहीं हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो पहचान है, वो धूमिल ना पड़ जाए ये हिंदुत्व छवि वाली पार्टी के आगे। इसको कैसे, इस नैरेटिव को आपकी पार्टी हटाएगी, कैसे नागालैंड और मेघालय के लोगों को आपकी पार्टी इस नैरेटिव से आज़ाद करेगी, इसका जवाब पहले दीजिए, उसके बाद आगे। देखिए, मुझे जो लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके को जानते हैं उन्होंने देखा है कि वहाँ के 3 राज्यों में फुल फ्लैग, पिछली बार त्रिपुरा में, ये सेकेंड टेन्योर है मणिपुर और सेकेंड टेन्योर है गुवाहाटी। और जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी थी तो लोग किसी तरीके से बात कर रहे थे कि हमारी संस्कृति के पे प्रहार होगी, हमारी पहचान पे प्रहार होगी। लेकिन जो भारत और जो भूमि पुत्र हैं वहाँ के, और भारत के जड़ों से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको और उभार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने लेके आई है। इन 3 राज्यों को आदर्श उदाहरण बनाया है नॉर्थ ईस्ट में। पिछली बार कुछ चूक हो गया था मेघालय के अंदर, इस बार उस चूक को हम पूरा करके वहां पे पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। जो हम नागालैंड में जो मदद करके वहां सरकार बन रही है, तो आप उन्हीं लोगों को फिर प्रॉब्लम हो रही है जो उस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के साथ खड़े थे, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जिन लोगों को लगता था कि ये सारा का सारा गढ़ पैसे की उगाही का सिंडिकेट इन राज्यों को चलाया करता था, उस सिंडिकेट को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के रख दिया है। वहाँ ट्रांसपेरेंसी आ गई है, वहाँ पे नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वहाँ के सारे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, वहाँ पे लोग कुछ सही जवाब हाथ उठा रहे, कुछ काउंटर करना चाह रहे। सही जवाब। मैं यासिर भाई, थोड़ा सा विकास की जब इतनी गंगा बह गई है, जो आपने बताया है कि चारों तरफ विकास ही विकास फैला हुआ है, तो मुझे लगता है कि काशी जो है वो क्यूटो बन चुका होगा, जिसके बारे में कहा गया था। तो काशी जो है वो बन चुका। अब वहां का पश्चिम बंगाल का मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकार ने पश्चिम बंगाल का ही फोटो लगा के प्रचार प्रसार करा था, तो बड़ी भद्र हुई थी वहां पर सरकार की, तो वो भी हमने देखा। चलिए छोड़िए, जहां पर आप बात कर रहे हैं विकास की, तो किसानों की आय तो 2 गुनी हो चुकी होगी, क्योंकि 2023 तक किसानों का आय 2 गुनी हो जानी चाहिए थी। हर गरीब के ऊपर छत होने था, छत के ऊपर नल था, नल के अंदर जल था, जल के अंदर बाल्टी, मग्गा और लोटा और कटोरा और पता नहीं क्या क्या था। चलिए छोड़िए, 2 करोड़ रोजगार के बारे में तो बताया ही नहीं जाता कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया। लेकिन देश में आजकल एक बड़ी अच्छी नीति चल रही है, वो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, चिड़िया उड़, कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, तो हम लोग आजकल खेल रहे हैं विजय माल्या उड़, मेहुल चौकसी उड़, ये तमाम जितने भी हैं लेने वाले। अभी और बता, नीरव मोदी उड़, नहीं अभी उड़ रहे, नीरव मोदी उड़ेगा, अभी नीरव मोदी उड़ेगा। उसके बाद आशीष जैन बुद्ध उड़, सानी करलाल उड़, आरती कारला उड़, संजय कारला उड़, वर्षा कारला उड़, सुधीर कारला उड़, तमाम लोग जो है वो उड़ रहे भारत का पैसा ले लेकर के। साहब बताइए क्या करा जाएगा उनके लिए? कब आ रहे हैं विजय माल्या साहब, मेहुल चौकसी साहब? वो तो चिड़िया और तोता और मैना और संजय सरकार आपको आवाज आ रही है, बोलिए। हाथ उठा रहे हैं, बात कर लीजिए, देश के अंदर क्या क्या स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, उस पर बात नहीं करना चाह रहे। बोलिए संजय सरकार। कितने लोग जो उड़ चुके हैं, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ की तरह, वो कब उड़ के वापस आएंगे? सुनिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं ना, तो आपको कोई जानकारी नहीं है। ना हमें सारी जानकारी भाजपा कार्यालय के IT सेल से आती है। नहीं, सारी जानकारी भाजपा के IT सेल से आती है साहब, वही सत्य होता है। जो भाजपा का IT सेल बताता है, व्हाट्सएप पे सुबह सुबह ज्ञान बांटता है, वही सत्य होता है, बाकी तो सब झूठ है। किताबों का इतिहास झूठ लिखा हुआ है आपके कहने के हिसाब से, तो हम मान लेते हैं भाई ना। कल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो चैंपियन लोग भाई उधर बैठे हुए हैं, IT सेल के आपके अध्यक्ष हैं अमित मालवीय साहब, वो तो इतिहास को ही झुठला देते हैं। संजय सरकार हाथ उठा रहे, संजय सरकार जल्दी से, उसके बाद रत्नेश मिश्रा बोलिए। जी थोड़ा डाटा लेके बैठिए। नागालैंड में 5 साल में एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल नहीं हुआ है।
खबर ले लीजिए, आरटीआई कर लीजिए जरूरत पड़े तो। जिस तरीके से नहीं बंगाल हुआ। को बर्बाद झूठ किया, मत झूठ बोलिए। बोल बोल के, हम नॉर्थ जिस ईस्ट तरीके जितना से चौड़ा बंगाल को करके दीदी करके ने आप खत्म नहीं कर दिया, ना वहाँ रोजगार के है, अंदर ना 4,500 सरकारी ना स्कूल वहाँ बंद को हो गए, करने वाले कामगार हैं, सरकारी वहाँ के डिस्पेंसरी कामगार बंद हो गए। वहाँ के कामगार नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, वहाँ के कामगार यासिर भाई, आसाम के अंदर बता रहा हूँ 4,500 से ज्यादा सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। कितने सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर थे उनको सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, कितने एक बार दिनों से? संजय सरकार को सुन तो लेते हैं, हम लोग उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए जरा संजय जी, कुछ महत्वपूर्ण बात शायद आप बोल रहे हैं, बोलिए। मैं जिलानी जी को बोल रहा थोड़ा डाटा लेके बैठने के लिए। लास्ट 5 इयर्स में नागालैंड में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बना, एक हॉस्पिटल भी नहीं बना, मेघालय में भी नहीं, और त्रिपुरा में आते आते 10,000 टीचर को लात मार के विप्लव देव ने भगा दिया था। 850 स्कूल का प्राइवेटाइजेशन। भाषा देख लीजिए, ये लात मारने की भाषा जो इन्होंने ममता बनर्जी से सीखा हुआ है, लेकिन मैं अब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं संस्कार युक्त पार्टी से, संस्कार जिस विचारधारा में है उससे बिलोंग करता हूँ। ये उल्टी सीधी बात करते रहे, जाने चाहते हैं गाली देने के लिए। रत्नेश मिश्रा, ठीक है, रत्नेश मिश्रा भी कुछ कह रहे हैं, रत्नेश मिश्रा भी हाथ उठा रहे हैं, रत्नेश मिश्रा भी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। प्रीति जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हाँ, वाराणसी टोक्यो बन गया है, हाँ। अहमदाबाद वाशिंगटन हो गया है, लखनऊ बैंकॉक हो गया है, और इलाहाबाद हो गया है न्यूयॉर्क। आप तो लग रहा तो सही है, इतना जवाब का काम रिसर्च को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, खुद कोई रिसर्च लेके नहीं आए क्या रत्नेश जी? अयोध्या है, और हमारी जो अयोध्या है वो हो गई है दुबई। इतना विकास हो गया है कि आप चले जाइए। ये कांग्रेस का चरित्र है। आज पवित्र नगरी अयोध्या को कांग्रेस का प्रवक्ता दुबई से मिला रहे हैं। ये है कांग्रेस का चरित्र, ये कांग्रेस का चरित्र। आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं जिलानी साहब, पवित्र अयोध्या नगरी को जिलानी जी जहाँ मुस्कुराते भगवान राम मुस्कुरा मर्यादा भी बहुत रहे पुरुषोत्तम हैं। राम वास करते हैं, जहाँ मर्यादा ठीक है। पुरुषोत्तम राम सर्वेश्वर की जगह सर्वेश, है, सर्वेश्वर वहाँ सर्वेश। कांग्रेस की का प्रवक्ता ये कहता है कि वो दुबई हो गया। रत्नेश मिश्रा के सवालों का जवाब इनसे दीजिएगा। माफी मंगवाइए, सर्वेश्वर जी। रत्नेश भाई से माफी रत्नेश मंगवाइए, भाई, रत्नेश भाई, रत्नेश भाई से माफी मंगवाइए। गलत बात कहिए, रत्नेश। अयोध्या को सर्वेश्वर, सर्वेश। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रत्नेश जी अयोध्या एक ये पवित्र बताइए, नगरी है। ये बताइए कि क्यों नॉर्थ ईस्ट जो भारत का अभिन्न अंग है वो डेवलपमेंट से अछूता रहा है? न वहाँ प्रॉपर सड़क थी, बिजली तो छोड़ दीजिए, न रेलवे लाइन था कितने राज्यों में। आखिर क्यों नहीं जब कांग्रेस सत्ता में थी? क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट को, चाहे वो आसाम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, चाहे कोई भी हो। क्यों वहां पे एक रोड तक भी नहीं पहुंच पाई थी इतने सालों में, आजादी के इतने वर्षों में? और बॉर्डर एरिया का जो आपने वो अव्यवस्था कर रखा था, उसका क्या सवाल है रत्नेश जी? माफी मांगना पड़ेगा। आगे मत बढ़ाइए डिबेट। ऐसे कोई डिबेट नहीं होता है। वही से मिलाना एक तरीके का पाप है। ठीक है, सही है जवाब, 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 सही है जवाब। देखिए हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड, प्लीज बोलने दीजिए, नाराज हो रहे हैं सर्वेश्वर जी, नाराज हो रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत देर से मैं सबको सुन रहा हूँ, ये हमारे पैनल के लोग मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं। रत्नेश जी ये बताओ, ये पाप किया है रत्नेश मिश्रा भाई ने, पाप किया है, पाप किया है, माफी मांगिए रत्नेश मिश्रा भाई, माफी मांगिए। जो लाइन किया है पार्टी से नहीं है जिसके नेता सदन में विद्या माई की कसम खाने की बात बोलते हो। नहीं, अयोध्या नगरी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह को आपने दुबई से मिलाया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे वो खुद ही अयोध्या से आते हैं, आप सोच लीजिए कि उनकी ऐसी मानसिकता है कि जो जिस प्रदेश जिस जगह से आता है उसकी तुलना कहीं और के राज्य से कर रहा, कहीं और देश से कर रहा है। प्लीज आवाज कोई व्यूअर समझ नहीं पाएंगे, प्लीज सवाल रत्नेश जी सवाल लेने दीजिए, रत्नेश जी सवाल लेने दीजिए, ठीक है बोल तो लिए, आप कितना बोलिएगा, रुक जाइए। सही है जवाब, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री को लेकर के बार बार प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके से बातें आती हैं, यहाँ तक कि कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खोदेंगे, इस तरह की बयानबाजियां जब सामने आती है, आपको नहीं लगता कि खुद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान का काम करेगी? आप देखिए बहुत बड़े बड़े चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में
पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी में एक तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है। अब ऐसे समय में कोई बहुत ऊट पटांग प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए जब बोलता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान पार्टी को होता है। जो पार्टी के बड़े लोग हैं वो बाद में उनको जब लगा होगा वो समझ ही रहे होंगे कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि जनता का जो फेवर है, जनता का जो अटैचमेंट, वो कब किस साइड चला जाए इसकी ये कोई नहीं सोचेगा। सैयद जवाद बताइए। प्रीति, प्रधानमंत्री जी के पास इस चीज की खूबसूरती भी कह लीजिए या कला कह लीजिए या एक आर्ट कह लीजिए, जब भी आप उनके ऊपर किसी तरीके का प्रहार करते हैं तो उस चीज को अपनी वो ताकत बना लेते हैं। जैसे हमने देखा कि उन्होंने कुछ भी कहा और उन्होंने फौरन जाकर के कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं। जैसे अभी यासिर भाई ने कहा, कितना स्मार्टली यासिर भाई भी प्ले करते। मैं तो चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमेशा मैंने ये देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी कब तक विक्टिम कार्ड खेले। आइए ना यासिर भाई, अलाउ मी, मैं जानता हूँ आप बड़े अच्छे तेज तर्रार डिबेट में हैं, मुझे पता कैसे टाइम दिया जाता है, बट मैं मुद्दों से हटने नहीं दूंगा आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बहुत अच्छे। जैसे आप उनके प्रहार करेंगे वो अपने आप को जो है कभी गरीब का बेटा, कभी चाय। नहीं, आपका क्या कहना है कि अगर आप प्रहार कर रहे हो तो प्रधानमंत्री जवाब भी ना दे? जो क्या गरीब का में सच्चाई नहीं है क्या? ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं गरीब का बेटा हूं तो क्या उसमें सच्चाई नहीं है क्या? अरे ऐसा गरीब का बेटा भैया 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहा है, हमने तो आज तक देखा नहीं। कौन सा 10 लाख का सूट भाई? आप भी तो पहन के आए हो, मैंने आपके सूट का प्राइस पूछा क्या? आप अभी बैठे हुए चैनल पे मैं आपके सूट का प्राइस पूछा क्या? अरे मुद्दों पे आइए। राहुल गांधी जी के टी शर्ट पे मुद्दों पे आइए। मुद्दे से कौन भटका? आप भटके हो, मुद्दे पे तो आइए। 4,500 स्कूल आसाम के अंदर बंद कर दिए गए, कौन जवाब देगा? सेकंड सवाल, सही जवाब। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री सूट पहने या फिर अगर हवाई जहाज से सफर करते हैं उसके पीछे सिक्योरिटी का कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, इस वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया जाता है। जो प्लेन्स होते हैं सिक्योरिटी वाइज, राहुल गांधी के लिए भी सिक्योरिटी सबको दिया जाता है। अरे आपको पता है नहीं, कुछ भी मत बोलिए ना, कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा ना, कुछ भी बोल देंगे ये नहीं चलेगा, कुछ भी बोल देंगे नहीं चलेगा। संजय सरकार जल्दी से संजय सरकार से फाइनल पे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ऐसे खड़े रहते थे, सरकार कोई पूछता नहीं था। लीडर पास में आके आज अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति आके उनसे बात करता है। संजय सरकार जल्दी से, उसके बाद वाइंड अप पे संजय सरकार जल्दी से। लामडिंग से अगरतला जो रास्ता किया है किसके समय बना है मालूम है? यूपीए 2 के समय में बना है। इसको बोलने के लिए अगर मौका है तो सही जान को बोलिए तो हमको अच्छा लगता है। बिना पढ़े हुए झूठ मत बोलिए, यहाँ पर बहुत बुरे लगता है हमको। लमडिंग से अगरतला तक जो रेल लाइन जो गया, रेल की जो सड़क बना है यूपीए 2 के सरकार के समय बना है। और सिलचर तक जो रेलवे गया उसको भी यूपीए 2 के समय में बना है। और तिनसुकिया तक जो रेलवे गया है ये नरसिम्हा राव के समय में बना है। आपको जानकारी होना चाहिए, तो जानकारी लेकर बैठिए तो राजनीति करने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फाइनल कमेंट उन्होंने तो बोला हमारे गांव में जाकर फाइनल कमेंट शुरुआत संजय सरकार से ही करते हैं। फाइनल कमेंट दीजिएगा संजय सरकार जी। मैं बोल रहा हूँ तीनों स्टेट में जो चुनाव हुए हैं वहां पर बुरे तरह भारतीय जनता पार्टी हार रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ लूट हुआ है, इनको सरकार के समय लूट हुआ है, कुछ अदानी को घर में चला गया है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं होना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, रेलवे लाइन बनाना, कुछ भी यहाँ पर नौकरी मिला ना, कोई इंडस्ट्रीज बना, कुछ नहीं बना यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं बना है। रत्नेश मिश्रा कांग्रेस के नेता, फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट सवाल नहीं, फाइनल कमेंट पार्टी लाइन। प्रीति जी, एक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही और गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर होगी। वहां की जनता इस बात का निर्णय कर चुकी है। प्रधानमंत्री जो है विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इससे कोई काम नहीं बनने वाला। 8 साल तक अगर प्रधानमंत्री के पद पर काम करने वाला व्यक्ति इस देश में कमजोर है, लाचार है, तो फिर देश की व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है और उस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की आवश्यकता है जो 8 साल तक प्रधानमंत्री पद पर भी रहते हुए व्यक्ति को मजबूत नहीं बना पाया। ठीक है, यासिर जलानी। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ जनता को लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबका विकास हो रहा है और जहां जहां विकास हो रहा है उसका रिजल्ट चुनाव के
में आएगा और आपने भी देखा है, और तीनों राज्यों के चुनाव का जब रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ बैठूंगा, फिर इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी रह गई और किसके खाता नहीं खुला, किसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये तो आजकल ट्रांसपेरेंसी के समय में सब सही है जवान, सही है जवान। प्रीति, मैंने अपनी बात की शुरुआत एक अशार से करी थी और खत्म भी जो है एक अशार के साथ करता हूँ कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। आपको बोल तो रहे थे यासिर जिलानी की मुशायरा करते हैं आप, लेकिन सबसे ज्यादा खुश आपकी इन शायरियों पे, मुशायरे पे जिलानी साहब ही हैं। उनकी मुस्कुराहट देखिए, अपनी मुस्कुराहट को एकदम वो अंदर से इतने खुश है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। ठीक है सर्वेश्वर जी, पहले अपनी बात रख ले, अपनी बात रख ले, फाइनल कमेंट सर्वेश्वर जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, अगर कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र पे, अपने जो भी बोलचाल, उनकी भाषा, मर्यादा पे ध्यान नहीं देगी तो भविष्य में आने वाला, चाहे वो अभी 3 राज्यों का चुनाव है या आगने वाले 9 राज्यों के चुनाव में, उन्हें पटकनी खानी पड़ेगी। क्योंकि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का उपयोग किया है तब बीजेपी को फायदा हुआ है। और ये पवन खेरा जी, चाहे कोई भी कह लीजिए, इवन दिग्विजय सिंह की बात याद दिलाता हूं, 2013 में उन्होंने अपने महिला लीडर के खिलाफ कहा था 100% टंचमाल, ऐसे उन्होंने अपने एक एमपी के लिए ये शब्द का फाइनल कमेंट देना, फाइनल कमेंट। ये जो चरित्र है वह दर्शाता है कि वो किसी के खिलाफ भी किसी हद तक जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू हमारे साथ कोलकाता से जुड़े संजय सरकार जी। आपकी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही लोग पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही इस डिबेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से राजनीति बढ़ रही है और एक आप देखिए चुनाव तो है ही, लेकिन उसके साथ भी जिस तरीके से ध्रुवीकरण और तमाम चीजें एक साथ हो रही है, उसको लेकर के 2024 की तरफ इशारा सीधे सीधे जा रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इंतजार कीजिएगा। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और साथ ही आपका प्राइम टाइम डिबेट शो विंचिया का सवाल।